हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ अंजलि बालियान। सो गाइज, आज हम इस क्लास में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान विषय के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में, और उन्हीं को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, आप इसको एक मॉक टेस्ट समझ सकते हैं, एक रिवीजन समझ सकते हैं, या फिर अगर आपने इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं किए हैं तो आप इसको अपनी तैयारी भी मान सकते हैं। ओके गाइस, वैसे तो साइंस की हर एक यूनिट को आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराया जा रहा है। 4 से 5 यूनिट बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। ओके, और आगे भी चलती रहेगी। पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके गाइस, तो हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी को उनके बारे में अवेयर होना चाहिए, पता होना चाहिए किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आपको पता चले कि जो हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनमें से क्या क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाइए, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो, ताकि सभी अपनी लाइव क्लास में अपने आंसर्स दे पाए। आशा करूंगी कि आप सभी को इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी एमसीक्यू हैं अपने आप में, तो सभी को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर साथ साथ में याद भी करने वाले हैं। ओके, तो आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत अच्छे आ जाइए सभी। गुड इवनिंग। चलिए गाइस, शुरू करें फिर। ओके, चलिए गाइस, विज्ञान विषय के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और साथ साथ में हम समझेंगे उनका कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। क्या शुरुआत करें? ठीक है, चलिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, आगे का वाक्य आपको खुद से पूरा करना है कि अम्ल पदार्थ कौन से होते हैं इनमें से। तो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अम्ल क्या होता है, ठीक है, या अम्ल किससे बनते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। जब इनको आप बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे तो आप वेरी शॉर्ट में, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए, यहाँ पूछा गया है अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो डैश जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या जलीय विलयन में OH- या नेगेटिव हाइड्रोलिक्स आयन देते हैं, या जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना आंसर सही मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। जलीय विलयन में क्या करते हैं? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात। गाइस, आप साथ साथ इनके आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, मेरी नजर आपके कमेंट पर जरूर रहेगी, और देखेंगे कौन सबसे ज्यादा आंसर देता है। और क्लास के एंड में गाइज आपको अपना टोटल स्कोर बताना है। ठीक है, आप अपना टोटल स्कोर बताएंगे। जिसका भी सबसे ज्यादा स्कोर होगा, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा क्लास के शुरू होने से पहले। ऑलराइट, चलिए, हो जाइए तैयार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। परबल सार है। सार किसे कहते हैं? सार कहते हैं बेसिक को। ऑलराइट, तो परबल सार इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां हो जाता है NaOH। NaOH किसको कहते हैं? क्या कोई बता पाएगा? NaOH किसका फॉर्मूला होता है? देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है NaOH का फॉर्मूला। NaOH का नाम क्या है? ठीक है, ये तो फॉर्मूला तो ये है ही NaOH। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों, ये केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक परबल सार है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है
कि अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है। यदि अधपका मांस खाया जाए तो उससे रोग फैलता है कौन सा, ये है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स नामक रोग हो जाता है अगर अधपका मांस कोई खाता है। आगे बात करते हैं, रसांकुर यानी विली संरचना पाई जाती है किसमें, क्षुद्रांत में या यकृत में, लार ग्रंथि में या फिर हृदय में। तो ये पाई जाती है दोस्तों जो विली लाइक फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की फॉर्मेशन होती है जो, ठीक है, इस तरीके से होती है। ये हमारे शरीर के अंदर कौन से अंग में पाई जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये मिलती है क्षुद्रांत में। ठीक है, क्षुद्रांत में मिलती है विली संरचना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सन 2005 में संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, सन 2005 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है, क्या आप इस चीज को समझते हैं, इससे क्या आप चीज समझते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले इसका सही ऑप्शन बताएगा। जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए गाइस। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद इस क्लास को देख रहे हैं तो बाद में भी आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि गाइस जिस चीज को हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है, उसको हम फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलते। तो आपको ये नोट डाउन कर लीजिए आप ऑप्शंस को। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, भले ही वो गलत हो जाए। अगर गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ गलत हो गया तो चलेगा, लेकिन एग्जाम पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर यहाँ पर गलती होती है तो कोई बात नहीं है, वो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप गलती करोगे तभी आप सीखोगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके यही गलती कर लीजिए, एग्जाम में गलती के चांस मत छोड़िए। तो दोस्तों जनसंख्या विस्फोट का कारण होता है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। यानी अगर अनियंत्रित जन्म दर होगी, इतने ज़्यादा जो कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी, तो उसे ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि को कहते हैं, या यही इसका कारण है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का निर्माण होता है किससे। पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, या चट्टानों के टूटने से, या वैश्विक उष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और बिछाव की हलचल से। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से ही सुनामी का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेरी शॉर्ट में कि सुनामी कैसे आती है, किस कारण से आती है, तो आप बता पाएंगे कि पृथ्वी की जो प्लेट होती है उसके खिसकने से सुनामी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनामी का संबंध है किससे। प्रसिद्ध, शरारती, जलमग्न लहर, या पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो सुनामी का संबंध होता है गाइस पानी के अंदर उत्पन्न लहर, जिसकी वजह से पृथ्वी की प्लेट्स खिसक जाती है और सुनामी आ जाती है। ठीक है, समझ पाए आप इस चीज को। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए बनता है, बादल फटने का अर्थ है क्या है। बादल फटने का अर्थ दोस्तों बहुत सिंपल सा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। आशा करूंगी कि आप सभी इसका सही ऑप्शन चुनेंगे। तो बादल फटने का अर्थ क्या होता है, क्या बर्फ का पिघलना, या ओले पड़ना, या हल्की बौछार आना। बिल्कुल नहीं, बादल फटने का अर्थ होता है अचानक भारी वर्षा होना। ठीक है, जिसके कारण जान माल को बहुत ज्यादा हानि होती है। कैसे होती है, अचानक से बारिश आती है और बादल फट जाता है। ठीक है, बादल फटने का मतलब अचानक से भारी वर्षा होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। यानी अगर जमीन पर अचानक से कंपन महसूस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे, कंपन कहेंगे, या ज्वालामुखी कहेंगे, या फिर कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ भी नहीं कहेंगे। अब कोई नेचुरल डिजास्टर है तो उसका नाम तो अवश्य होगा। तो भूपृष्ठ पर जो अचानक से कंपन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको भूकंप कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। बहुत सही आंसर आप दे रहे हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपके बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं एग्जाम में। अगर आप इसी तरीके से अपने आप को डेडिकेटेड रखते हैं, हर एक चीज को लेकर आप इतने ज्यादा अवेयर रहते हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मोटिवेट करना होगा, ठीक है, खुद को भी और मुझे भी, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकूं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, चक्रवात का आकार होता है कैसा? चकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार? दोस्तों, चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। ठीक है, बिल्कुल गोल नहीं होता है। इसका आकार कैसा होता है? अंडा आकार होता है चक्रवात का आकार। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? ये आपको बताना है गाइस। ये ग्रह जो है मानव निर्मित था, मानव के द्वारा ही उसकी जो कहते हैं कक्षा में इसको स्थापित किया गया था, और फिर इसको 2006 में वापस हटा भी लिया गया। ये सबसे छोटा ग्रह कहा जाता था, ठीक है, सौर मंडल का। तो कौन सा ग्रह है वो है प्लूटो। ठीक है, प्लेटो। इस ग्रह को अब इन श्रेणी से हटा दिया गया है। ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? सन 2006 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। लो भाई, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है और एग्जाम में पूछा गया है, और आपकी ये क्लास में बिल्कुल बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सरल मशीन का एक क्वेश्चन है। सरल मशीन चैप्टर के अंदर ही ये उत्तोलक चीजें आती है। ये आपको मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखी है तो या तो टेलीग्राम पे जाकर आप देखिए, टेलीग्राम पर ढूंढिए उसको, या फिर आप देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, साइंस की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, हर एक एग्जाम्पल को आपके सामने प्रेजेंट करके। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण होता है बोतल खोलने वाला यंत्र। आपने देखा होगा कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं किसी कैंटीन वगैरह शॉप से, तो जो वो कांच वाली बोतल होती है उसका ढक्कन वो उतारते हैं किसी एक इंस्ट्रूमेंट से। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरीके का, अभी आपको बताती हूँ मैं। देखिए, कुछ इस तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, फिर यहां से वो क्या करते हैं, बोतल का ढक्कन ऐसे उखाड़ के हटा देते हैं। तो वो किस प्रकार का उत्तोलक है, आपसे ये यहाँ पर पूछा गया है। दोस्तों, बोतल खोलने वाला यंत्र जो है वो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक की श्रेणी में आता है। जो नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं आप उसमें इस एग्जाम्पल को शामिल कर लीजिए। ओके, क्योंकि ये पूछा जाता है। आप इसको, इस एग्जाम्पल को उन्हीं के साथ लिख लीजिए। मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स बताए थे, ये नहीं बताया था, इसीलिए आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? उनके आयनन की मात्रा पर। ठीक है, उनके आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है अम्ल एवं क्षारों की प्रबलता। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रबल अम्ल या क्षार वह है, ठीक है, कौन सा है? जो जल में स्थायी होता है या जिसका अणु भार अधिक होता है? तो यही होता है, जिसका अणु भार अधिक होता है वही होता है प्रबल अम्ल या क्षार। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो दोस्तों इसी से रिलेटेड था। आपसे वहां पूछा गया था कि इनमें से प्रबल अम्ल या क्षार कौन सा है, तो आपको बताना है वो किस तरीके से चेक किया जाता है। जिसका अणु भार अधिक होता है वही प्रबल, ठीक है, प्रबल अम्ल व क्षार होता है। क्लियर हो गया? इतना समझ आ रहा है ना? बताइए अपने कमेंट्स के थ्रू, बताइए आपको सभी चीजें क्लियर हो रही है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, है ना? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है आयनन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य जो सह संबंध या सह संयोजक बंधक बनाने की प्रक्रिया होती है, उनके बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को आयनन कहेंगे। ठीक है, आयनन कहेंगे। आपका पेपर दोस्तों हिंदी में होता है, इसीलिए मैं आपको ज्यादातर चीजें हिंदी में ही बताती हूँ, ऑलराइट, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस चीज के आदी हो जाए कि आप हिंदी में ही सभी चीजों के आंसर दे सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल बनता है या क्षारक बनता है या क्षार बनता है या फिर लवण व जल बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी लवण व जल बनते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? चलिए बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर दे पाएगा। यहाँ पूछा गया है जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं हाइड्रोडेसिड। ठीक है, हाइड्रोडेसिड कहलाते हैं। क्लियर है गाइस? गाइस आपको इस जो ये पीडीएफ है, आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन वर्णों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के ध्यानन वे एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जिनमें एक ही प्रकार का धनायन या एक ही प्रकार का ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण। ठीक है, क्या कहलाते हैं वे? सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है कितनी? जो एसिटिक एसिड होता है उसकी क्षारकता कितनी होती है? तो उसकी क्षारकता होती है 1। ठीक है गाइस, याद रहेगा आपको एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? 1 होती है। और गाइस जो अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ी परेशानी हो रही है याद रखने में, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो चैप्टर कंप्लीट अभी तक नहीं कराए गए हैं, ठीक है, जिनकी आपको अभी तक कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर्स की क्लियर क्लासेस नहीं ली गई है, उनकी जल्द ही आपकी क्लासेस ली जाएगी। हर एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आपको हम ऐसे ही बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे कि अब जितनी हो गई होगी बाकी खुद करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है। कैसे आपका कोर्स कंप्लीट कराना है, कितने समय में कराना है, सब चीज़ें हमने पूरा प्री प्लान्ड है। ठीक है, आपको बस उन चीज़ों को फॉलो करना है, फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करने वाले हैं अगर उन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं और समय समय पर प्रोवाइड की गई क्लासेस का रिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है? क्या है जल प्रदूषण का कारण? धुआं? नहीं, धुआं तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धुआं तो वायु प्रदूषण का कारण है, ना कि जल प्रदूषण का। ऑक्सीजन? जी नहीं, ऑक्सीजन कैसे हो सकती है? बम विस्फोट? बम विस्फोट से दोस्तों वायु प्रदूषण होता है। लेकिन अगर वाहित मल है, ठीक है, वाहित मल है, इससे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, क्योंकि ये बहने वाला होता है, पानी में विलय होने वाला होता है, तो इसी से जल प्रदूषण का कारण यही है। आगे बात करें वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। आगे चलिए देखते हैं। कूड़े का जलना? हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि कूड़े को यदि हम जलाएंगे तो उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार की जो हार्मफुल गैसेस है वो रिलीज होगी, जो कि हमारे वायुमंडल में जाएगी और वायु प्रदूषण का कारण बनेगी। आगे है आग लगना। ठीक है, आग लगना भी होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें जल जाती है तो धुआं क्रिएट होता है बहुत ज्यादा, उससे भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। अगला ऑप्शन क्या है? मोटर वाहनों का धुआं? बिल्कुल ये भी वायु प्रदूषण का कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी कारण हैं वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मानवीकृत आपदा नहीं है? ठीक है, यानी मानव के द्वारा कौन सी आपदा ऐसी है जो कि मानव अपने आप से उसको नहीं ला सकता, जो कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो कि नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, प्राकृतिक है, वो आपको यहाँ पर देखना है। अग्निकांड अपने आप से तो नहीं होता, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मानव का रोल रहता है अग्निकांड में। ठीक है, बम विस्फोट अपने आप से तो नहीं होता, मनुष्य बम बनाता है तब उसमें विस्फोट होता है, तो ये तो अपने आप नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। रेल दुर्घटना ये भी प्राकृतिक नहीं है। लेकिन जो भूकंप होता है ये क्या होता है? ये प्राकृतिक होता है। हम इसे ना तो रोक सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसको टाल सकते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा है, यानी मानव निर्मित आपदा नहीं है। वही हमें चुनना था, मानव निर्मित नहीं है तो कैसी होगी? वो हो जाएगी प्राकृतिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है ना आपको सब कुछ?
अच्छी लग रही है क्लास? हाँ, अच्छी लगनी चाहिए, तभी आपको जो है इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका। अगर आपको चीजें समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन मेरे साथ रिपीट किया कीजिए, ठीक है? आपको उससे परमानेंटली याद होगा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है क्या? भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज इसमें पूछा गया है आपसे। फिजिकल चेंज इनमें से किसमें हो रहा है वो आपको देखना है। दूध से दही का बनना, ये तो फिजिकल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है? दूध से दही बन रही है तो केमिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज तो कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, गन्ने से के रस से सिर का बनना, यहाँ भी केमिकल चेंज है। बल्ब का जलना, ये होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। और कागज का जलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। आगे चलते हैं, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है नींबू में, वो आपसे पूछा गया है। नींबू दोस्तों कैसे होते हैं? नींबू होते हैं खट्टे, ठीक है? और जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे नींबू या मौसमी, तो उन सभी फलों में क्या पाया जाता है? उन सभी फलों में साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं। तो इसीलिए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का, तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। ये इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ठीक है? यहाँ पूछा गया है विटामिन डी का सबसे अच्छा और सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है। सस्ते की तो बात दोस्तों छोड़ ही दीजिए, ये तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। और फ्री में से इनमें से आपको कौन सी चीज मिलती है? चार ऑप्शन में देख करके आप बताइए, तो वो क्या होती है? बहुत सही आपने आंसर दिया, वो होती है सूर्य की रोशनी यानी धूप। धूप सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का, और बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है? आप जब चाहे तब ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, सरोता में आलंब होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, क्या आप जानते हैं कौन से चैप्टर से है क्वेश्चन? ठीक है, बताइए। अच्छा चलिए बताइए कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, ठीक है? हाँ देखिए, जिसने क्लास ली है वो बता पाएगा, नहीं तो बाकी को समझ नहीं आने वाला ये क्या चीजें हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही बताया माय फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही बताया। सरोता, ये चीजें, आलम्ब, इस तरह की चीजें मैंने आपको सिंपल मशीन चैप्टर जब करवाया था 2-3 दिन पहले, सरल मशीन, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था। और आपको देखिए आज ही की क्लास से आपको 2 क्वेश्चन उस क्लास से मिल गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितनी बेनिफिशियल वो आपके लिए क्लास होने वाली है। सरोता क्या था, जिससे मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। एक नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है वो होता है सरोता, ठीक है? कुछ उसके तरह के ही होता है। तो वो उसमें पूछा गया है आलंब कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा आलंब क्या था, जहां से वो 2 हिस्से, इस तरीके की वो मशीन थी, ठीक है? यहाँ पर नींबू रखा जाता था और इससे, तो यहाँ पर जो जिस हिस्से को एक आपस में जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आलंब। तो इसमें इन्होंने यही पूछा है कि उस मशीन में, सरोता बोलते हैं इस मशीन को, ठीक है? इन्होंने पूछा है इसमें आलंब कहाँ होता है। तो आप देख सकते हैं आलंब कहाँ है, ये क्या है? ये है किनारा। तो आलंब कहाँ होगा? किनारे पर होगा। समझ आ गई बात, ठीक है? और अगर अभी तक वो क्लास नहीं ली है जरूर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं कौन सी ऊर्जा? अगर घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करती है कौन सी ऊर्जा? तो वो होती है गाइस गतिज ऊर्जा, ठीक है? होती है गतिज ऊर्जा। आगे चलते हैं, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो किस बीमारी का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है एड्स। बहुत फेमस है क्वेश्चन ये दोस्तों, सिर्फ आपके ही एग्जाम में नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है। तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए, ठीक है? बहुत भयानक रोग है एड्स, इसका पता लगाने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन अणु में होता है, क्या होता है? ऋक आयनिक बंधन या एकल सहयोजी बंधन या फिर द्विक सहसंयोजी बंधक या फिर त्रिक सहसंयोजी बंधक। तो नाइट्रोजन अणु में त्रिक सहसंयोजी बंधक
बंद होता है। ठीक है, समझ आ गई ये चीजें? ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स पढ़ करके। और राइट गाइस, और अभी हम 2-3 क्वेश्चन और होके हम इस क्लास के दी एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना होगा सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट होने पर। ठीक है, मेन कमेंट्स में जाकर आप बताइएगा उसको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तत्व के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी कितनी? ये आपको दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ बताना है कि यदि परमाणु संख्या 15 है और द्रव्यमान संख्या 40 है तो वहां पर तत्व में परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए गाइस, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको 2 चीजें दी गई है। क्या क्या? एक तो परमाणु क्रमांक दिया गया है, ठीक है, और दूसरी चीज क्या दी गई है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दी गई है। और आपसे पूछा गया है कि तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। ऑलराइट, और फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो ये 25 क्या निकल करके आया है, ये 25 आया है आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या आई है और इसके नाभिक में 25 न्यूट्रॉन है। ऑलराइट, समझ आ गई चीज। इससे ज्यादा आपके लिए और ज्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम पेपर में नहीं आएंगे। यही एक न्यूमेरिकल था जो आपको मैंने शो कर दिया है कि किस तरीके से आता है। इसी तरीके के मिलते जुलते आपके एग्जाम पेपर में अगर आते हैं तो इस तरीके के ही न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले 2 क्वेश्चन आपके लिए लास्ट क्वेश्चंस बचते हैं, उन पर चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है। ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा कि 2 नलियां होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो दाएं नीले होता है उससे अशुद्ध रक्त निकलता है या रुधिर निकलता है, और वो कहाँ चला जाता है। ठीक है, कहाँ जाकर के वो स्टोर होता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो जाता है फेफड़ों में। ठीक है, और वहां से फिर आता है घूम करके फिर आपके हार्ट में। तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है। पेट्रोल में होती है कौन सी ऊर्जा? क्या यांत्रिक ऊर्जा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती यांत्रिक ऊर्जा पेट्रोल में, वो भी बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो एक रसायन है ना। आगे बात करें विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा भी नहीं होगी पेट्रोल में। ध्वनि ऊर्जा कैसे हो सकती है, ध्वनि ऊर्जा? तो बचा क्या, रासायनिक ऊर्जा। तो पेट्रोल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और पेट्रोल वैसे भी एक रसायन ही होता है। तो बहुत ही सिंपल और इजी आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन था। तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितना स्कोर किया है, और आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।